हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव यहाँ पर प्रारंभ कर रहा हूं आज क्लास सेकंड डे 2 मैथ्स डेली बूस्टर के नाम से। जो लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, मैं उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक सीरीज प्रारंभ की हुई है जिसका नाम है डेली बूस्टर। और डेली बूस्टर की इस सीरीज में हम आप लोगों को मैथ्स का डेली बूस्टर करा रहे हैं अभी, जिसमें हम आप लोगों के द्वारा पूछे गए सभी डाउटों को कवर कर रहे हैं। और ये डाउट हमारे टेलीग्राम चैनल मेक इजी क्लासेस डाउट ग्रुप पर बच्चे शेयर करते हैं, वहां से हम इन क्वेश्चनों को उठाते हैं। ठीक, यदि आपने अभी तक उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जाकर उसे जरूर ज्वाइन करें। ठीक, तो एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और उम्मीद करेंगे रोजाना हम इस तरीके से रोजाना 10-15 क्वेश्चन सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो शायद लगता है कि आप लोग भूल सकते हैं या पेपर में वे क्वेश्चन जो आपको तंग कर सकते हैं, वे सभी क्वेश्चन यहां पर आपको कराए जा रहे हैं। तो देरी ना करते हुए क्लास को करते हैं प्रारंभ। आप लोगों से क्लास प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध मैं करना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर देना और एक अपना बहुत अच्छा जेन्युइन सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। ठीक है, और इसी के बाद प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा, तो डेली बूस्टर नाम की क्लास है, आज डे सेकंड है। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा है 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करने की कोशिश करना। ठीक, क्वेश्चन हमेशा आसान रहेगा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। आपको जब कभी भी वो एक रेंज दे दे, क्या दे दे? रेंज, कि भाई 1000 से 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आप उस तरीके के पर्सन पर्सन के लिए क्या करें, आप रेंज का सबसे पहला पद लिख दें जो कि 1000 है, और सबसे आखिरी का पद लिख दें जहां तक बात उसने की गई है। और किस से डिवाइड होने के लिए कहा है? 341 से। आप इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दें और यहां पर जो संख्या पॉइंटों में आ रही है, पॉइंट तक लाकर रोक दे, पॉइंट के बाद की वैल्यू को सोल्व ना करें। ठीक, अच्छा देखो, ईयर भी लिखा हुआ है इसमें 2018 टीयर 2 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। कितनी बार चल जाएगा ये पढ़ना? मुझे लगता है 3 बार अगर मैं चलाऊंगा तो 900 तो कंप्लीट हो जाएगा, और 3 बार चलाने को मतलब 123 1023 बैठेगा नहीं, तो कितनी बार चलेगा? 2 पॉइंट समथिंग। मैंने कहा पॉइंटों में आप इसे कवर करें, अभी जो मैं बता रहा हूं। ठीक, दूसरी बात उसने कहा है कि शेषफल 5 बचता है, शेषफल 5 बचता है। तो एक चीज समझो, अगर मैं 1000 को भाग कर रहा हूं, ठीक, तो इसके बाद ऐसी संख्या जरूर मिल जाएगी अपने आप ही 3 के मल्टीपल में, जिससे शेषफल 5 बच जाएगा। शेषफल वाला जो कॉन्सेप्ट तंग करता है वो लास्ट के लिए करता है, और लास्ट के लिए हम शेषफल चेक कर लेंगे एक बार, मोटा मोटा सा आइडिया लेकर। लास्ट वाली संख्या को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा शेषफल 5 से ज्यादा बचना चाहिए, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी संख्याएं अपने आप कवर हो जाती है उसमें। मैंने क्या कहा है? उसने कहा है कि शेषफल 5 बचता है, तो हम जब लास्ट वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं और उसका भागफल देख रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि लास्ट वाली संख्या के लिए जो शेषफल बचा है वो 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। 5 बचे ऐसी कोई शर्त नहीं है, मतलब वो कह रहा है 5, लेकिन मैं कह रहा हूं जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ध्यान रखना, 5 या उससे ज्यादा बचना चाहिए, तो वो संख्या ऑटोमेटिक ऐसी आ जाएगी जिससे शेषफल आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, जनरली मैं इन क्वेश्चनों को रेंज पर आधारित क्वेश्चन बोलता हूं। चलिए एक बार देखते हैं कि कितनी बार पहाड़ा चलेगा। अगर मैंने इसे 6 बार चलाया तो 1800 तो वो हो गया, और 6 चुक 24, समझो। अगर मैंने 6 बार इसका पहाड़ा चलाया तो 1800 वो हो गया, 6 चुक 24, 240, यानी कि 2044 के आसपास हम यहां पर पहुंच जाएंगे। 2040 और 6 46 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो वो यानी कि जो हमारा पहाड़ा चलेगा वो पहाड़ा चलेगा 6 बार पे ज्यादा हो रहा है। कितनी बार चलेगा? 5 बार। अब एक बात समझो कि 5 बार चलाने पर शेषफल क्या बच रहा है। अगर मैं इसे डिवाइड करके देखूं तो 5 से ज्यादा शेषफल बचना चाहिए, या 5, 1500 हो गया, 5 का मतलब हो गया 205 भी, तो 1705 हो गया। तो 1705 और 2000 में 5 से ज्यादा तो डिफरेंस है, तो शेषफल बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक, तो अब आपको इस तरीके की संख्या निकाल लेनी है, 5 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। तो आपको इसमें बस अगला, जैसे 2 पॉइंट समथिंग आया है ना, क्या है? 2 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद क्या आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो मैं इस बात को हटा देता हूं, है ना, इस बात को क्या करता हूं मैं, हटा देता हूं। पॉइंट के बाद क्या है, मैं उससे कोई मतलब नहीं, बस पॉइंट से पहले तक की संख्या चाहिए। 2 से अगला पूर्णांक क्या हो सकता है? पूर्णांक मतलब पूरी संख्या। 2 के बाद अगली संख्या क्या हो सकती है? तो 2 के बाद पूरी संख्या हो सकती है 3।
ठीक, तो आप यहां पर अगला पूर्णांक ले और यहां पर पिछला पूर्णांक 5 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 5.1 ऐसे, अगर पीछे को चलेंगे तो पहला पूर्णांक जो मिलेगा वो 5 मिल जाएगा। ठीक, ठीक, तो हमें चाहिए इससे तो बड़ा पूर्णांक और इससे छोटा पूर्णांक, और इनका डिफरेंस +1 आपका आंसर होगा हमेशा। इसका डिफरेंस होगा 2 और 1 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है? अच्छा, ये सभी क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने हम लोगों से शेयर किए हैं। ठीक है ना, हम अपने पास से कुछ निकाल आ रहे हैं, तो इनमें ज्यादातर या कहूं तो सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन होंगे जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सभी में क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्जाम के अंदर या अभी हाल फिलहाल में जब आप प्रैक्टिस करते होंगे उस दौरान आपको परेशान कर रहे होंगे। इसी वजह से बूस्टर है, बूस्टर मतलब इसमें सारे में क्वेश्चन है जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, एक वर्ग की परिधि एक आयत की परिधि का आधा है। वर्ग की परिधि 40 मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से इसकी लंबाई कम 2/3 है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर इफ इट्स ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, इसकी लंबाई का 2/3 है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एडवांस मैथ में कवर करते हैं, मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन रहता है। ठीक, इस क्लास में हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो भी विद्यार्थी के द्वारा हमसे शेयर किए गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल मेक इजी क्लासेस डाउट ग्रुप, है ना, के नाम से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा है एक वर्ग की परिधि एक आयत की परिधि की आधी है। भाई वर्ग की जो परिधि है वो जो आयत है उसकी परिधि का आधा है। वर्ग की परिधि आयत की परिधि का आधा है। यदि वर्ग की परिधि 40 है, एक चीज समझो, अगर वर्ग की परिधि 40 है तो यहां से हम कह सकते हैं आयत की परिधि 80 है। बताओ आगे क्या कह रहा है। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 2/3 है, आयत की बात हो रही है। ठीक, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 2/3 है, अगर लंबाई 2 है तो चौड़ाई हो जाएगी 2/3, तो इसे मैं 3 मान लू। ऐसे लिखते हैं ना कि भाई अगर ये 1 है तो ये 2/3 होगा, बटे का 3 इधर चला जाएगा तो लंबाई आ जाएगी 3, है ना। तो उसी आधार से मैंने कह दिया कि अगर इसकी लंबाई 3 है तो चौड़ाई हो जाएगी 2। आगे उसने हमें आयत की परिधि पता है। परिधि क्या होती है? सभी भुजाओं का योग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है वो? 80। मेरे हिसाब से कितना है? 3 और 3 6, 6 2 8 और 2 10। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 8। उसने क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल। तो 8 की वैल्यू अगर देखें, एक की वैल्यू 8 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8 तिया 24, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16, और क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? तो 6 चौक 24, लास्ट में 4 वाला एक ही ऑप्शन है, 384। यही आपका आंसर है। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उसने कहा है कोस थीटा माइनस के 12 साइन थीटा बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस के 2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना, समझो। जैसे उसने कहा है 5 कोस थीटा माइनस के 12 साइन थीटा बराबर 0, ये क्वेश्चन है। मुझे एक चीज बताओ ईमानदारी से, 5 कोस थीटा और 12 साइन थीटा को मैं इधर ले जाऊं और फिर साइन थीटा को डिवाइड करके मैं ऐसे लिख दूं क्या? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 12 आ चुका था इसके साथ, तो 12/5। अब एक चीज का ध्यान दो, जब भी आपको डिग्री सेम मिल जाए, जैसे इसकी भी डिग्री 1 है, डिग्री मतलब पावर, सेम डिग्री मिल जाए और संख्याएं बटे में हो, तो आप साइन और कोस की वैल्यू एज इट इज रख सकते हैं बिना कुछ करे। जैसे आप साइन की वैल्यू रख दीजिए 5, तो 5 दूनी 10, है ना, वहीं पे सोल्व करते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 तो ही हो गया। ठीक, कोस की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस के 12 अपॉन, यहां पर कोस हो गया 12 और साइन क्या हो गया 5, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना आपका? ठीक, ये आ जाएगा 22/7। 22/7 बोले तो 3 सही 1/7, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक और एडवांस मैथ का ये शायद, हाँ। 120 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शीर्ष से उसके आधार के विपरीत दिशाओं में दो जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है। जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, है ना। इसे देख लेते हैं।
समझो, उसने कहा है कि एक लाइट हाउस है ना? क्या है? एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई उसने दे दी 120 मीटर, और उसने कह दिया उसके विपरीत, उसके अपोजिट, उसके विपरीत, ठीक, दो जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री, एक कोण तो हो गया 30 डिग्री और एक कोण हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री, है ना? तो वो कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी। तो कुछ नहीं करना, आप यहां पर लगाओ रेशियो मेथड। क्या रेशियो मेथड? देखो, इस तरीके के, इसे बोलते हैं हाइट एंड एलिवेशन, है ना? ज्योमेट्री में एक चैप्टर आता है हाइट एंड एलिवेशन, ऊंचाई और दूरी के नाम से ये चैप्टर आता है, ठीक। तो इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, आप इसमें हमेशा, इस तरह क्वेश्चन में हमेशा दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे और उन राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक चीज ऐसी होगी जो कॉमन होगी। जैसे इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें कॉमन है आपकी क्या है? लंब, यानी कि एल कॉमन है ना? क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? एल कॉमन है सर, लंब। अगर मान लीजिए इस त्रिभुज का ये आधार में A1 मान लूं और ये आधार में A2 मान लूं, कोई दिक्कत? ठीक, तो आप यहां पे निकालो टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां से मैं रेशियो बना रहा हूं कि भाई लंब बटे आधार, और टेन 60 है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, रेशियो 1 लिख सकता हूं क्या? इसके लिए देख लेते हैं, लंब बटे आधार, इसका आधार है A2 बराबर टेन 30, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक। कॉमन देखो क्या है इसमें, इन दोनों में लंब कॉमन है, लंब की वैल्यू यहाँ पर क्या है? √3, यहाँ पर क्या है? 1। सेम करने के लिए यहाँ पर गुना कर देता हूँ √3 से, और ये आ जाएगा लंब अनुपात आधार अनुपात A2 बराबर L कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √3, A1 कितना आ जाएगा? 1, और ये आ जाएगा 3। हो गया काम खत्म। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया लंब, क्या दिया गया? लंब कितना दिया गया? 120। तो क्या मैं यहां से ही कह सकता हूं कि सर इसके अकॉर्डिंग है 120, और मेरे अनुसार जो लंब है वो कितना है? वो है √3, है ना? वो कितना है? √3। कंपेयर करो, एक की वैल्यू आ गई 120 बटे √3, यहां से यहां तक की दूरी पूछ ली, तो ये आ जाएगा, एक ये है और तीन ये है, तो अपने को जो वैल्यू बतानी है वो 4 की बतानी। एक काम कर लेते हैं, √3 की ऊपर और नीचे दोनों साइड गुना कर लेते हैं, तो 3 से घट जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 160 गुना 1.732, है ना? तो पॉइंट हटा दूंगा, तो 3 जीरो ये रही, एक जीरो से एक जीरो, 16 दूनी 32, बचा कितना अपने पास? 3, 16 तिया 48 और 3 51, 5, 16 सत्ते 112 और 5 117, बचा 11, 16 एकम 16 और 11 कितना हो जाएगा? 27, और 2 पॉइंट पीछे, तो 277.12, तो ये आ जाएगा लगभग 277। सिंपल है। इस तरह क्वेश्चनों को बेहतर जो मेथड है वो यही है कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा किस तरीके से किए जाए? रेशियो मेथड से किए जाए, है ना? और आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, अगर आपका रेशियो मेथड ठीक है, आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है ना? आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और वीडियो को लाइक भी अभी कर दें, अभी के अपने। ठीक, दूसरा, वीडियो को शेयर जरूर करना है, आप लोगों का सपोर्ट ही, ठीक, हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग उपस्थित है? देखो, इस तरह क्वेश्चन में है ना, बच्चा कैलकुलेशन में फंसता है ना, वो फ्रैक्शन में या इस सब चीजों में फंस जाता है। तो मैंने आपको जब डे 1 करा रहा था ना, तो उस दौरान भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा, उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी। क्या समझाई थी? कि जब कभी भी आपको वैल्यू माननी हो अपने पास से, कि भाई मुझे वैल्यू माननी पड़ेगी, बिना माने वैल्यू का आंसर, मेरा आंसर नहीं आएगा, तो उस तरह क्वेश्चन में मैंने कहा था, अगर रेशियो है तो टोटल देखेंगे, और फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर यानी कि हर देखेंगे, और उन सबकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू मान लेंगे। जैसे उसने कहा किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं, मतलब किसी कक्षा में जो लड़कियां और लड़के हैं, तो लड़कियां तो है 3, 5 में से 3 तो लड़कियां हैं, तो रिमेनिंग 2 हो गए लड़के, ठीक। और उसने क्या कहा है? लड़कियों का 2/9, लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4। तो सीधा सा फंडा ध्यान रखो, अगर आपको वैल्यू माननी है, कैलकुलेशन आसान करनी है, तो जो चीज मैं बता रहा हूं उस बात पे बस फोकस करो, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे आपके, है ना? सेकंडों में। ठीक, देखो, अनुपात में तो हम फोकस करते हैं टोटल पे, जैसे 3 और 2 5, इसका टोटल 5, और फ्रैक्शन में फोकस करते हैं अपोन वाली संख्या पर, जैसे 9 और 4, तो गुणा कर दो, 9 चौक 36, 36 पंजे कितना, 5 चौक 20, और 180 आ जाएगा। तो आप ही मान लो कि वहां पर जो टोटल विद्यार्थी है वो 180 है।
और अब आप बस क्वेश्चन की तरह करते चले जाओ, आपका आंसर अपने आप आएगा, है ना, ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं इसे काट देता हूं, इसके 5 टुकड़े कर देता हूं, तो हर एक टुकड़े को मिलेगा 36, तो 3 को मिलेगा 108 और 2 को मिलेगा कितना, 36 दूनी 72। ठीक है, अब उसने कहा 2/9, तो 9 का मतलब हो गया 12 दूनी 24, है ना भाई, जब 9 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1/4 यानी कि कितना बैठेगा, 18। अनुपस्थित है, अनुपस्थित यानी कक्षा में उपस्थित नहीं हुए, नहीं आए हुए उस दिन। ठीक, टोटल कर लो कितने लोग नहीं आए, तो टोटल करेंगे तो ये बैठेगा 24, 34 और 8 42, है ना, 42 ही तो बैठेगा, 8 4 12 हासिल को 1 और 2 3 और 1 4, 42 लोग नहीं आए। उसने क्या पूछा है, उसे पूछा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, उपस्थित पूछ लिया, क्या पूछ लिया, उपस्थित पूछ लिया। ठीक, तो देखो 180 में से 42 लोग नहीं आए, 180 में 40 गए, 40 2 गया तो बचा 38, 138 लोग उपस्थित है, कितने में से, 180 में से। डिवाइड कर लेते हैं, किससे कट जाएगा, 2 से, तो जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बैठेगा, 2 से कटेगा 2 चिक 12 और 2 निम, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। अभी भी 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 23, 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 30, तो 23/30 यानी कि 23/30 लोग क्या है, उपस्थित है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो देखो असल में क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट भारी नहीं होते, ठीक, भारी क्या होती है, कैलकुलेशन। अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए तो आपके लिए कॉन्सेप्ट कभी भी भारी नहीं रहेगा, आपके लिए कभी भारी क्या हो सकती है, कैलकुलेशन। तो उन कैलकुलेशन को आसान करने के छोटे छोटे फंडे हैं, जैसे कि अभी मैंने एक फंडा बताया, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक आदमी के पास पास कुछ सेब है, इनमें से आधे और एक अधिक सेब वह अपने पहले बच्चे को देता है और बचे हुए सेब के आधे और 2 अधिक सेब वह अपने दूसरे बच्चे को देता है। इसके बाद बचे हुए सेब के आधे और 3 अधिक सेब वह अपने तीसरे बच्चे को देता है। अंततः उसके पास 15 सेब बचते हैं। यह बताइए कि उसके पास शुरुआत में कितने सेब थे। चलिए देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ना मतलब हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है मेक इजी क्लासेस, ठीक है ना, मुजफ्फरनगर में, वहां पर मतलब क्लास के अंदर शायद सबसे ज्यादा बार पूछा गया ये वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब बच्चा जनरली पूछ ही लेता है, हर एक बैच में 1 या 2 स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में जरूर पूछ लेते हैं डाउट में, तो आप लोग इसे अच्छे से समझना, है ना। एक आदमी के पास, इसलिए क्वेश्चन हमेशा शेष से होता है, रिमेनिंग से। मान लीजिए किसी आदमी के पास एक्स सेब थे, ऐसे लाइट कर लिया, कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस समझना जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक्स सेब है ना। अब उसने क्या कहा, उसने आधे बेच दिए। तो ये ध्यान रखना कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वे क्वेश्चन रिमेनिंग से होंगे, किससे होंगे, रिमेनिंग यानी कि शेष से, कि शेष कितने बच रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आधे बेच दिए तो ये बताइए कितने बचेंगे उसके पास, तो आधे ही तो बचेंगे। ठीक, तो मैं कह रहा हूं आधे बचे, ये आधे वो नहीं है जो बेचे हैं, ये आधे वो है जो उसके पास बचे हैं, एक और मुफ्त दे दिया, तो अब उसके पास जो बचे हैं वो ये बचे हैं। आगे उसने पहले बच्चे को दे दिया, बचे हुए सेब के आधे यानी कि जो बचे हैं वो फिर आधे बचे हैं, और 2 सेब अधिक यानी कि 2 और माइनस कर दो इसमें, फिर से इसके बाद बचे हुए सेब के आधे, तो बचे कितने हैं, आधे 1/2, और 3 सेब अधिक तो 3 और माइनस कर दो, और अब अंततः उसके पास 15 सेब बचे हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा, 15। अब बस कैलकुलेशन करना आपको, 3 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो 15 और 3 18 दूनी 36, ये प्लस हो जाएगा 36 और 2 38, 38 दूनी कितना 76, 76 और ये कितना बैठेगा 79, और मल्टीप्लाई करेंगे 80 मान लेते हैं, तो 80 मानेंगे तो 160 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 158। ठीक, तो उसके पास प्रारंभ में कितने सेब थे, 158। ठीक है जी, सिंपल है, बस चीजों को समझना है। और जो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ा दिया गया, जो क्वेश्चन एक बार पढ़ा दिया गया, उसे अवश्य दोबारा से जरूर रिवाइज करा करो, और उसके बाद ठीक कोशिश करो कि वो क्वेश्चन कभी भी अब ना बचे, है ना, कभी भी तुम्हारे सामने आए वो क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सामने आने वाले सभी क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे और आपको पहले से ही आते होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन एक साथ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, x तथा x प्लस 10 का तृतीय समानुपाती 405 है, x का मान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो यही कहीं उड़ा देंगे। एक चीज समझो, तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना, यही तो होता है। ठीक, तो बी अपना क्या है, एक्स प्लस 100, तो एक्स प्लस के 100 का होल स्क्वायर बराबर ए क्या है, एक्स, और वो कितना है बराबर 405, तो क्या मैं बराबर 405 एक्स लिख दूं क्या। ठीक, अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूं, या तो ऑप्शन रखो आप
नहीं तो फॉर्मूला ओपन कर लो, है ना, या तो ऑप्शन रखो या फॉर्मूला ओपन कर लो। फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि 200x, बट वो 200x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 205x, और 205x को अगर मैं वापस इधर ही लेके आ रहा हूं, 205x को अगर मैं वापस इधर ही लेके आ रहा हूं तो हो जाएगा माइनस के 205x बराबर 0। अब आप फैक्टर देख लो कि सर 10,000 के ऐसे फैक्टर जो जोड़कर 205 आ जाए, है ना, जो जोड़कर क्या आ जाए 205 आ जाए, क्या हो सकते हैं ऐसे फैक्टर, तो ये हो सकते हैं आपके, ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं, ठीक, 10,000 के ऐसे फैक्टर, तो आप इनसे क्या कह सकते हैं, जोड़कर, है ना, जोड़कर आना चाहिए, 10,000 के ऐसे वेक्टर जो जोड़कर 205 आ जाए, तो आप ले सकते हैं यहां पर कितना बैठेगा ये 205 है ना, तो 205 का मतलब हो गया, तो ऑप्शन की हेल्प ले रहे हैं ना, ऑप्शन की हेल्प ले रहे हैं, अगर 225 देखा जाए तो 225 के लिए बैठेगा ये, जोड़कर आना चाहिए घटाकर, हम कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़कर आना चाहिए बिल्कुल, ठीक, 205 जोड़कर किससे आएगा, इससे आ जाएगा 180 गुना 25, है ना, 180 गुना 25, नहीं इससे नहीं आएगा, तो 125 गुना 80, भाई 205 बनाना ना, तो 125 और प्लस 80, ठीक, तो बन गई बात, और ये 125 अट्ठे 1000, ठीक, तो 10,000 आ गया, तो ये आ गया बस इसका आंसर 125, ठीक। भाई एक चीज समझो ना, आपको अच्छा बहुत से बच्चों के साथ मैंने देखा है डाउट रहता है, उन्हें ये नहीं पता ये नहीं पता चल पाता कि सर ये जो वैल्यू की डिमांड कर रहे हैं ये जोड़ के आनी चाहिए या घटा के आनी चाहिए, है ना, तो एक फंडा है इसे याद रखना, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस या माइनस सी बराबर 0, देखो अगर यहाँ पर प्लस है तो ये वैल्यू जोड़ कर आनी चाहिए, और अगर सी से पहले माइनस है तो ये घटा के आनी चाहिए, मतलब बिना एक्स वाली वैल्यू पर डिपेंड करता है, जैसे बिना एक्स वाली वैल्यू ये 10,000 है, तो इससे पहले चिन्ह क्या है, इससे पहले जो चिन्ह है वो काहे का है, प्लस का, तो जोड़कर आना चाहिए 205, ठीक, तो अपना जो आंसर रहेगा 205 से तो कम ही रहेगा, ठीक, तो हमने देखा 125 को अगर 205 बनाना तो 80 जोड़ना पड़ेगा, क्या उनकी मल्टीप्लाई 10,000 आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है, तो ये आपका आंसर है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए सी और बी सी का चतुर्थ समानुपाती डी है, तो ऐसे लिखते हैं ए बटे सी बराबर बी सी बटे डी, लिख सकते हैं, ठीक, कैलकुलेट करके देखे तो कुछ हो रहा है कैलकुलेट, हाँ ये हो जाएगा, चलो अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे उसने कहा क्या कहा है, उसने कहा का चतुर्थ समानुपाती क्या है, तो उसने कहा है बी सी स्क्वायर अपॉन ए, और अपॉन ये द्वितीय है एडी अपॉन सी, ये तो बैठेगा ए बटे बी बराबर सी बटे चतुर्थ समानुपाती मान लो एक्स है, तो सी से ये सी घट गया ना, सी से ये सी घट गया, है ना, और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, आप यहां पे लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन डी, है ना, बी सी स्क्वायर अपॉन डी की जगह आप लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन डी, बी सी स्क्वायर अपॉन डी की जगह क्या लिख सकते हैं ए, ठीक, तो आ जाएगा ए अपॉन ए इंटू ए, भाई बी सी स्क्वायर अपॉन डी, इस पूरे की जगह क्या लिख पा रहे हैं हम, तो इस पूरे की जगह लिख पा रहे हैं हम ए, तो वो नीचे क्या बचा ए अपॉन ए इंटू ए, है ना, ये वाला ए बच गया, एक ए बच गया, ए से ए कट गया, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई क्या आपकी ए, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, बोले तो ए। आई होप की क्लियर है सब कुछ यहाँ पर, ठीक, नेक्स्ट, हाँ जी, अब देखो उसने कहा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ, अब प्रतीक किसके बराबर है, एक चीज समझो, देखो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं योगांतरानुपात विधि, कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर मान लीजिए ऐसी संख्या मिल गई, तो अगर आप ऊपर ऊपर का भी जोड़ देंगे ना, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस के डी प्लस के एफ, तो भी ये इसके बराबर होगा, मतलब अगर आप ऊपर ऊपर का टोटल और नीचे नीचे का टोटल कर देंगे तो वो जो टोटल आएगा उसका वही रेशियो आएगा जो इनका है, समझो मेरी बात को मैं क्या कर रहा हूं, तो इस क्वेश्चन में जनरली जो काम ऊपर हुआ, अच्छा अगर आप इसे इस रेशियो को, मेरी बात को समझो, अगर आप इसे ए बटे बी बराबर जैसे सी बटे डी है, तो अगर आप इसे 3c अपॉन 3d लिख दे और e अपॉन एफ ही रहने दे, तो मुझे बताओ क्या कुछ बदलाव होगा क्या, भाई आप अपनी मर्जी से कुछ भी गुणा करते कुछ भी भाग कर दे, ठीक, आप इसे 5e 5f कर दो तो कोई बदलाव थोड़ी होगा, रेशियो तो वही रहेगा, ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो जनरली आंसर होता है वो होता है जो काम ए के साथ हो वही बी के साथ हो अपॉन में, जो काम सी के साथ हो वही डी के साथ, जो ई के साथ हो वही एफ के साथ, देखो यहाँ ए बी सेम काम हुआ, लेकिन यहाँ पे सी के साथ 3 गुना हुआ लेकिन डी के साथ नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया, इसमें देखो इसमें ए के साथ 3 गुना हुआ लेकिन बी का 3 गुना तो नहीं हुआ, ये गलत हो गया, क्योंकि
फिर ये रेशियो, अगर आप इस रेशियो को a/b लिख रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि आपने ऊपर गुना करी है 20, 3 से नीचे नहीं करी, तो ये तो रेशियो ही गलत हो गया ना भाई। आपको रेशियो में कोई चेंज नहीं करना, तो इसका मतलब दोनों तरफ गुना भाग करनी पड़ेगी। ठीक, जैसे इसमें देखो a के साथ ठीक हुआ है, c के साथ बिल्कुल ठीक, लेकिन f e के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं, लेकिन f के साथ मल्टीप्लाई तो गलत हो गया। ठीक, a और b बिल्कुल सही है, c के साथ 3 की गुना तो फिर d के साथ भी, e के साथ तो f के साथ भी, यहाँ जुड़ रहा था यहाँ भी जुड़ रहा है, यहाँ घट रहा था यहाँ भी घट रहा, तो फाइनली यही आपका आंसर है। योगांतर अनुपात विधि से डायरेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। ठीक है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है, पेपर के क्वेश्चन है और आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के औसत से 8 कम है, यदि 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ने में तो बड़ा हैवी लग रहा है, और है भी थोड़ा, देखो मैं इस चीज को बिल्कुल नकारूंगा नहीं, हैवी नहीं है, बिल्कुल नहीं है थोड़ा सा है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से कर लेंगे। देखो उसने कहा 4 क्रमागत विषम संख्या है, तो मान लीजिए अगर एक संख्या x है, विषम कहती ना, ठीक है, मान लीजिए अगर एक संख्या x है तो एक संख्या होगी x प्लस के 2, फिर एक होगी x माइनस के 2, एक होगी x प्लस के 4। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा जी, अगर विषम संख्याएं कही तो आपने x प्लस 2 के लिए आप x प्लस 1 लो, नहीं, जो डिफरेंस होता है ना सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का, दोनों के लिए सेम सीरीज मानते हैं। हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि सम संख्याएं क्या है विषम संख्याएं क्या है, हमें केवल इस चीज से मतलब है कि जो सम संख्या है उनका डिफरेंस कितना होता है और जो विषम संख्या है उनका डिफरेंस कितना होता है ना। तो सम संख्याओं को अगर आप लेंगे, सम संख्या मतलब इवन नंबर को अगर आप लेंगे तो उनका डिफरेंस क्या होगा 2, और विषम संख्या लेंगे उनका डिफरेंस भी कितना होगा 2, तो हम तो 2 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग संख्याओं को लेट कर रहे हैं। ठीक, आगे उसने क्या कहा है, 3 क्रमागत प्राकृत सम संख्याएं, मान लीजिए अलग मान लिया ना, वो क्रमागत है तो वो जरूरी नहीं x हो, वो y से मान लेंगे, y प्लस के 2 और ये हो जाएगा y माइनस के 2। तो 3 ये क्या मान ली मैंने, 4 क्रमागत विषम संख्याएं और ये मान ली मैंने सम संख्याएं, हाँ 3 क्रमागत सम संख्याएं। अब इनका क्या कह दिया, 3 क्रमागत संख्याओं के औसत में से 8 कम है। ठीक, उसने कह दिया 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के औसत से 8 कम है। तो देखो अगर आपको औसत निकालना होता है ना, जैसे क्रमागत संख्या है तो उनका औसत होता है लास्ट प्लस के फर्स्ट अपॉन 2, तो आप क्या करें इसमें इसका औसत निकाल लें। पहले तो इसका औसत आ जाएगा x प्लस के x 2x माइनस ये हो जाएगा प्लस के 2 अपॉन 2, तो फाइनली इसका औसत आया x प्लस के 1 है ना। और इसका औसत क्या है, इसका औसत आया अगर 3 पद है या 5 पद है या 7 पद है, पद विषम है, पद बोल रहा हूं मैं, संख्या नहीं बोल रहा हूं, तो ठीक बीच की संख्या उनका औसत होती है, तो इसका औसत आया y है ना। चलिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है, मतलब ये वाला जो औसत है ना ये इससे कम है, तो इससे -8 कर दो, बताओ यहां तक कोई दिक्कत। ठीक, तो x और y के बीच में एक रिलेशन आ गई। अगला क्या कहा है, यदि 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो इनका योग करो, 2 से 2 घट गया है ना, तो 1 2 3 4, तो इसका योग आ गया, इसका योग आ गया 4x प्लस के 4 और इनका योग आ गया 2 से 2 घट गया 3y, और उसने कहा इनका योग बराबर है। लो जी हमने बराबर कर दिया, दो इक्वेशन आ चुकी। क्या पूछा उसने, आरंभिक 4 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो फाइनली मुझे x की वैल्यू चाहिए। ठीक, किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो एक काम करता हूं ना y की वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 4x प्लस के 4 बराबर 3 और y के स्थान पे मैं लिख दूंगा x प्लस के 9 है ना, ये 8 इधर चल जाएगा ना तो x प्लस के 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4x और ये 3x इधर जाके -2x, ये 4 और ये हो गया 9 तिया 27, 27 में से 4 गए तो कितना बचा 23, तो x की वैल्यू क्या आ गई 23, बट उसने क्या पूछा औसत, और अभी औसत हमने क्या माना था x प्लस के 1, तो ये आ जाएगा 23 और 1 14। ठीक है जी, ठीक है जी, आई होप कि आपको यहाँ तक की सभी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने जितने क्वेश्चन अभी क्या है ना उस ग्रुप पे कम बच्चे ज्वाइन है, ठीक बहुत बच्चे नहीं है, तो दिन में 10-15 ही, मतलब 10-15 भी नहीं 8-10 ही क्वेश्चन आ पाते हैं, तो जो क्वेश्चन कम रह जाते हैं, मुझे एक दिन में आपको 10 क्वेश्चन मिनिमम कराने ही कराने हैं, बाकी मैक्सिमम कराने हैं 15 क्वेश्चन। देखो मैं सच बताऊं, ठीक, तो जो क्वेश्चन कम रह जाते हैं ना, तो मैं कुछ क्वेश्चन में अपनी साइड से ऐड कर लेता हूँ, तो जो क्वेश्चन ऐसे सजे हुए मिलेंगे ना, तो मैं ये पीले रंग में, नीले रंग में, लाल रंग में, ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया अपने पास से,
ये मानते हुए कि ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों के सामने जाने चाहिए। ठीक है ना? चलिए, बाकी सब क्वेश्चन मैं आपके वाले क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, आगे क्या कहा है? उसने कहा प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर कितना है? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम, समझेंगे। भाई आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या? कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? वो होता है n। ठीक, और यहीं पर अगर मैं यही बात सम संख्या के लिए कह दूं, किसके लिए कह दूं? सम संख्या के लिए। प्रथम n सम संख्या का औसत होता है n प्लस के वर्ग, ये याद रखो। अब देखो, उसने कहा प्रथम 148 धनात्मक सम धनात्मक, तो इनका औसत क्या होगा? तो इनका औसत आ जाएगा 149 n प्लस 1 से। और प्रथम 129 विषम, इनका जो औसत होगा वो 129 ही होगा, n ही होगा। का अंतर पूछ लिया, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 20, और यह आंसर विल बी 20। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल सिंपल है। ठीक, चलिए आगे। बस, आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं भाई। आप लोगों से थोड़ा सा ये अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा अपना सहयोग बनाएं। आप लोगों का कुछ नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एक सिंगल क्लिक, शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये करना है आपको। दूसरा, आप खुद भी उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, और जो आपके आसपास या आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सबको भी इसमें जोड़ने की कोशिश करें, ताकि वे सभी लोग इसमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने ज्यादा क्वेश्चन में शेयर करेंगे उतने क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। ठीक, जितने ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो खुद भी जुड़े और लोगों को भी जोड़ने की, अपने साथ के स्टूडेंट को जोड़ने की भी इसमें कोशिश करें। ठीक है, बस आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, लेते हैं अलविदा। मिलते हैं डे 3 डेली बूस्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और एक अपना जेन्युइन सा जो फीडबैक है वो अवश्य छोड़ देना। ठीक है, चलिए तो बाय।